प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। ये आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल में पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं x तथा y के लिए उत्पादन संभावनाएं इस प्रकार दी हुई है। देखिए, वस्तु x का यहाँ उत्पादन संभावना दिया हुआ है और यहाँ पर वस्तु y का दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। मतलब यहाँ पर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो आप लोग मांग का नियम जानते हैं कि मूल्य बढ़ता है तो मांग घटता है। तो सेम यहाँ पर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। इसका मतलब इसका जो ढाल होगा वो ऋणात्मक ढाल तथा सरल रेखा होगा। तो यहाँ पर पहला का सी आंसर में करेक्ट है। दूसरा है, निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है क्या, कैसे, किसके लिए। तो यहाँ पर किसके लिए यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, क्या, कैसे, किसके मतलब क्या उत्पादन किया जाए, कैसे मतलब कैसे उत्पादन किया जाए, मतलब श्रम प्रधान पूंजी से उत्पादन किया जाए कि आपका पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाए। फिर क्या, कैसे हो गया और किसके लिए उत्पादन किया। तो क्या, कैसे, किसके लिए। तो यहाँ पर जो डी नंबर है, किसके लिए उत्पादन हो, ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अगला है, अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैगनर फ्रिश ने किया था। एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है, उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है। तो यहाँ पर चयन कर रहा है, क्या करता है, खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच तकनीक का चयन करता है। तो क्या, कैसे, किसके लिए। तो अभी हम बताएं ना, कैसे, कैसे में तकनीक का चुनाव होता है, मतलब श्रम प्रधान तकनीक की पूंजी प्रधान तकनीक। तो यहाँ पर है कि ट्रैक्टर और हल बैल के भी उसको चुनाव करना। तो कैसे उत्पादन करेगा, यही हो जा रहा है इसका समस्या। तो यहाँ हो गया बी ऑप्शन। किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, मार्शल के अनुसार एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है, उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15, 12 यूटिल, 10 यूटिल तथा 8 यूटिल उपयोगिता मिलती है। तो उसे 4 गोलगप्पे के उपभोग से कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त होगी। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 चारों को जोड़ दीजिए, 15, 12, 10, 8, तो आपका हो जाएगा 45 यूटिल। सबको जोड़ देंगे तो कुल निकल जाएगा। उसके बाद है, दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा ए बी को निम्न रेखा चित्र से दर्शाया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं, इधर है आपका गुलाब जामुन, इधर है रसगुल्ला, ए बी से दर्शाया गया है। इन दो वस्तुओं के कीमतें क्रमशः पी आर और पी जी है, बजट रेखा की ढाल क्या होगी। तो यहाँ बजट रेखा की ढाल हो जाएगी आपका पी आर बटा पी जी। फिर है, निम्नलिखित में कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। तो ये हो जाएगा साधनों की कीमतें। यदि वस्तु x की कीमत कम होने से वस्तु y की मांग कम हो जाती है तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा। तो उसको हम लोग कहेंगे प्रतियोगी वस्तु या प्रतिस्थापक वस्तु भी कह सकते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो यहाँ पर मात्रा कितना है, 8, और कीमत कितना है, 5। तो 8 बट्टा 5 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1.6। निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होती है। तो यहाँ पर आपका रेफ्रिजरेटर, बाकी ये सब क्या है, अनिवार्य वस्तु है, जीवन उपयोगी वस्तु है, इसलिए इसका मांग आपका बेलोचदार होता है। और जो डी नंबर है, ये विलासिता की वस्तु है, इसलिए इसका मांग लोचदार होगा। निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी। तो यहाँ पर बिंदु जी, तो यहाँ पर अगर बीचों बीच में अगर रेखा रहता तो यहाँ मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ बीच में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। तो जी बिंदु पर क्या होगी, मांग की लोच इकाई से अधिक। और यहाँ पर अक्ष पर मांग की लोच क्या होती है, अनंत होती है।
अब यही अगर हम लोग नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर बीचों बीच में मांग की लोच इकाई से कम होगी और घटते घटते मांग की लोच क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो ये अचपस शून्य होता है। तो यहाँ पांचों कैटेगरी को दिखा दिए, जो भी बिंदु पूछेगा उस हिसाब से आप वहाँ रंग दीजिएगा। फिर है किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है, तो वो हो जाएगा गिफिन वस्तु। यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, तो सापेक्षिक लोचदार होगी। औसत स्थिर लागत वक्र का आकार कैसा होता है, तो आयताकार परिवलय। परवर्ती साधन का औसत उत्पादन बढ़ता है जब, तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है। कैसे अधिक होता है, तो यहाँ हम लोग ग्राफ में इस तरह देख सकते हैं, इस तरह बढ़ रहा है। यहाँ जो अधिकतम है यहाँ पर ये आपका MC इसको ऐसे काट देगा, यहाँ पर कटेगा और ये सॉरी ये ऐसे कट जाएगा और ये ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अधिक। परवर्ती साधन में औसत उत्पादन बढ़ता है, तो औसत उत्पादन बढ़ रहा है तो कब, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक है। तो ये आपका सीमांत उत्पाद, ये है आपका औसत। तो औसत उत्पाद से सीमांत उत्पाद क्या है, अधिक है। कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान क्या होता है, तो शून्य। यदि कुल उत्पाद TP तथा परवर्ती साधन की मात्रा Q है तो औसत उत्पाद का सूत्र क्या होगा, तो TP/Q। यदि कुल उत्पाद TP तथा परवर्ती साधन की मात्रा Q है तो औसत उत्पाद का सूत्र होगा TP/Q। ही तो हो गया। जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब औसत लागत क्या होती है, तो बढ़ती है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है, तो 3 स्तर की। कैसे, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पहला अवस्था, यहाँ दूसरा अवस्था और इधर हो जाएगा तीसरा अवस्था। मतलब ये पहला अवस्था, ये दूसरा अवस्था, ये तीसरा अवस्था, 3 अवस्था का व्याख्या करता है। अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो हम लोग सभी जानते हैं U आकार का होता है। निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है, तो अस्थायी कर्मचारी का वेतन। औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होते हैं जब औसत लागत क्या होती है, तो न्यूनतम होती है। कैसे, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये है आपका औसत लागत, ये है आपका औसत लागत और यहाँ से इसे सीमांत लागत आ रहा है। तो जहाँ पर औसत लागत यहाँ से घटते घटते न्यूनतम हो जाती है, वहीं पर सीमांत लागत क्या होता है, इसके बराबर होता है। किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाती है, तो वो है औसत आगम। कुल लागत TC, कुल स्थिर लागत TFC और कुल परिवर्तनशील लागत TBC के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये आपका D नंबर का ये फॉर्मूला है, TFC बराबर TC माइनस TBC। मतलब फॉर्मूला है आपका TC बराबर TFC प्लस TBC होता है। अब यदि आपको TFC का मान निकालना है तो TC रहा अपना जगह पर, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। मतलब TC में TBC को घटा दीजिए तो TFC निकल जाएगा और TBC निकालना रहेगा तो TC में क्या घटा देंगे, तो TFC को घटा देंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है कि TFC का मान, तो यहाँ पर D आपका सही है। जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता तब संतुलन कीमत में क्या होगी, तो वृद्धि हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की मांग D तथा पूर्ति S है तो बाजार संतुलन की शर्त क्या होगी, तो जहाँ ये मांग और ये पूर्ति बराबर जहाँ होता है वहीं पर क्या होता है, मूल्य का निर्धारण होता है और इसको हम लोग संतुलन बिंदु कहते हैं। तो इधर मूल्य का निर्धारण होता है, यहाँ मांग और पूर्ति आपका बराबर होता है, मतलब यहाँ मात्रा है आपका। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला D बराबर S सही हो जाएगा। किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से क्या होता है, तो अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन सा फल पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है, तो S बराबर फंक्शन ऑफ P। मतलब यहाँ है कि पूर्ति निर्भर करता है किस पर, मूल्य पर। मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत के बराबर होती है, तो न्यूनतम औसत लागत। एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है, तो लाभ अधिकतम करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखती है जब वस्तु की कीमत क्या होती है, तो औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या इसके बराबर होती है।
निम्नलिखित में कौन पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है? तो वस्तु की मांग बेरोजगार। कहे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, इस तरह मूल्य होता है। तो ये इस तरह का जो मूल्य है ये किसका फिगर है? तो ये लोचदार का है, लोचदार। और इस तरह होता है आपका बेलोजदार का। तो यहाँ पर विशेषता नहीं है, तो हम कह सकते हैं वस्तु की मांग बेलोजदार हो जाएगा, नहीं है। किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है? तो वो हो जाएगा एकाधिकार। निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार से स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है? तो एकाधिकारी पूर्ण प्रतियोगी फर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और कम मात्रा की बिक्री करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एकाधिकार के अंतर्गत कीमत P और सीमांत लागत MC के बीच क्या संबंध होता है? तो यहाँ पर होता है P ग्रेटर देन MC हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है? तो द्वैधाधिकार में किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है? फिर है, एक विक्रेता को 5 रुपया प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या होगी? तो कुल आगम मतलब TR का फॉर्मूला होता है मूल्य गुने मात्रा। मतलब मूल्य कितना है 5 रुपया और मात्रा है आपका 60। तो 5 को 60 से गुना कर दीजिए तो 6 पचे 30 और यहाँ एक शून्य है, मतलब 300 हो जाएगा। तो यहाँ C आंसर आपका सही है। और लास्ट क्वेश्चन है, उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति क्या होती है? तो में कमी होगी। मतलब पूर्ति में, उत्पादन कर में अगर सरकार टैक्स लगा रहा है उत्पादन पर तो क्या होगा, उसकी पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ C आंसर सही है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप लोग एक नज़र ज़रूर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।